हेलो बच्चों, हम सब अभी तक बात किए थे एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाए तो उस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। कब? जब वह क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में कुछ कोण बनता, कुछ एंगल हो, तब वह टार्क जनरेट कर लेता है। तथा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव पर नेट फोर्स जो है शून्य लगता है। अब यहाँ हम सब बात करेंगे, मान लेते हैं असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है असमान, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। उस अवस्था में क्या होगा? अब इसकी दिशा हम सबने कह दिया इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में कह देते हैं। अब इधर बढ़ रहे हैं तो हम सब कहते हैं इस पॉइंट पर क्षेत्र E2 कह देते हैं, इस पॉइंट पर क्षेत्र E1 कह देते हैं। इस पॉइंट पर हम सब ये क्षेत्र क्या कह देते हैं? E1 कह देते हैं और इस पॉइंट पर E2 कह देते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं E2 इज ग्रेटर देन E1। परिमाण में हम सब कहें, डायरेक्शन तो इधर है, परिमाण में कहें E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 का परिमाण E1 से ज्यादा है। तो इस अवस्था में हम सब ये कह दें, एक डाइपोल ऐसे रख दिया जाए तो होगा क्या? यदि हम सब यहाँ कह दें प्लस क्यू चार्ज हो और यहाँ कह दें माइनस क्यू चार्ज हो, तो पी कैप की दिशा अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर ही होगा। जिधर ई की डायरेक्शन है उधर पी की डायरेक्शन होगी। तो हम सब कहेंगे इस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। समझिए जरा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश पर फोर्स कार्य करता है, जिससे हम सबने F1 यहाँ F2 कह दिया। क्या कह दिया? F2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? QE2 मिल जाएगा। आगे चलते हम सब। अब इधर एक फोर्स इधर वर्क करेगा जो इसके सापेक्ष कम रहेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यहाँ कम है, इसलिए यहाँ पर F1 एक फोर्स वर्क करेगा जो कितना होगा? माइनस QE। माइनस क्या दर्शा रहा है? इस E1 की डायरेक्शन के अपोजिट। E1 की डायरेक्शन इधर है, E1 की डायरेक्शन इस पॉइंट पर इधर हम सब देख रहे हैं, इस डायरेक्शन पर इधर है E1 की डायरेक्शन, इधर ऐसे E1 की डायरेक्शन, ये E1 की डायरेक्शन है। और इधर हम सब कहेंगे यह E2 की डायरेक्शन है। अब इसमें कुछ हम सब ने गुणा कर दिया, किसका? एक क्यू आवेश का गुणा कर दिया, तो हम सब कहेंगे इस पर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। अब देखिए ये फोर्स जो है ज्यादा है इसके सापेक्ष, तो हम सब कहेंगे इस द्विध्रुव पर एक नेट फोर्स कार्य करेगा। किधर कार्य करेगा? F2 इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या मिलेगा? F2 इज ग्रेटर देन F1। परिमाण में हम सब कहेंगे, परिमाण में हम सब जान रहे हैं कि F2 का मान बड़ा आएगा, क्योंकि ये और ये परिमाण में समान है। दिशा में जो है इनका जो है परिमाण तो समान है, लेकिन ध्रुवता इनकी अलग अलग है। तो सोचिए F2 का मान भी क्या मिल जाएगा? ज्यादा आएगा। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? नेट बल
नेट जो बल आएगा, नेट बल का मतलब इन दोनों का परिणामी बल आएगा, हम सब कह देंगे वेक्टर F2 माइनस F1, यही मिलेगा सब कहीं, इन्हीं का अंतर मिलेगा, इन्हीं का अंतर मिल जाए। क्यों अंतर मिल जाए? क्योंकि हम सब कह देंगे नेट फोर्स निकालने के लिए आप देख सकते हैं पॉजिटिव रखिए, ये नेट फोर्स हम सब निकालेंगे कहाँ पर? इस द्विध्रुव पर नेट बल अर्थात परिणामी बल। अध्यारोपण का सिद्धांत भी हम सब अप्लाई कर सकते हैं। किसका? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ही उपयोग कर लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या मिल जाएगा हम सबको? इस द्विध्रुव पर नेट फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट बल मिलेगा, जिसे हम सब कह रहे हैं F पर। तो क्या होगा? F1 प्लस F2 के जोड़ के जो योग के बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। F1 की वैल्यू कितना है? माइनस QE1, इसकी वैल्यू क्या है? प्लस QE2। क्योंकि यहाँ हम सब कह रहे हैं E2 इज ग्रेटर देन E1 है, E2 का मान बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में नेट फोर्स वर्क करेगा, नेट बल इधर काम करेगा इसकी दिशा में। तो द्विध्रुव जो है इधर दिशा में बढ़ता जाएगा। हम सब ने कहा है जिधर क्षेत्र ज्यादा रहेगा उसी की दिशा में यह जो है द्विध्रुव जाएगा। समझ लीजिए, जिधर क्षेत्र ज्यादा रहेगा उसी की दिशा में यह भागेगा द्विध्रुव, उस पर नेट फोर्स वर्क। अपने स्थान पर यह द्विध्रुव टिका नहीं रहेगा, अपने स्थान पर यह स्थित नहीं रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स की वजह से उसकी दिशा में भागेगा जिधर क्षेत्र ज्यादा हो। जिधर बाह्य क्षेत्र ज्यादा होगा उधर इस द्विध्रुव पर नेट फोर्स वर्क करेगा, नेट बल कार्य करेगा। आगे सुनिए, यदि P और E की दिशा अलग अलग हो जाए, ये मानिए कि P और E की दिशा हम सब कह दें इस डायरेक्शन में, ये तो एक ही दिशा में हम सब ने रखा। अब मान लीजिए ये तो समांतर है, क्या है? समांतर, क्षेत्र की दिशा के समांतर। P व E क्या है? एक ही दिशा में, समांतर, समांतर। उस अवस्था में नेट फोर्स कहाँ वर्क करेगा? बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वर्क करेगा। अर्थात नेट बल की दिशा किधर होगी? नेट बल की दिशा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? बाह्य क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र नहीं है, यह क्या है? बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में बढ़ते क्षेत्र की ओर कार्य करेगा। आगे चलते हैं, जब P और E क्या है? समांतर। अब ये हम सब ये कह देते हैं जब यह प्रति समांतर हो जाए, जब यह क्या हो जाए? प्रति समांतर हो जाए। यहां हम सब ने कह दिया जब यह क्या हो जाए? प्रति समांतर हो जाए। चलिए देखते हैं प्रति समांतर के लिए, यह नंबर 1 था। हम सब नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं, सेकेंड सिचुएशन की चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड नंबर की चर्चा करते हैं, जब यही P और E क्या हो जाए? जब P व E प्रति समांतर, उस अवस्था में क्या होगा? तो देखिए जरा,
इसका मतलब है क्षेत्र मैंने इधर ही रखा है, क्षेत्र मैंने इधर ही रखा है। ये तो समांतर का हो गया, P और E एक समान है, मतलब एक ही दिशा में, समान नहीं एक ही दिशा में। अब यहाँ मैंने ये कह दिया ये क्षेत्र इस तरह ही है जैसे इसमें था, यहाँ E2 हो जाए और यहाँ E1 है, यहाँ क्या है E1। यहाँ मैंने कह दिया द्विध्रुव है, एक इस तरह से रखा गया। यहाँ हम सब का प्लस Q चार्ज है, यहाँ क्या है माइनस Q चार्ज। तो होगा क्या, अब यहां से यहां तक एक हम सबका द्विध्रुव रखा गया है। तो हम सब जानते हैं द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किस डायरेक्शन में होगा, माइनस Q से प्लस Q डायरेक्शन में होगा। इधर आपका वेक्टर P हो जाएगा इस डायरेक्शन, और क्षेत्र इस डायरेक्शन, क्षेत्र किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ये क्षेत्र की डायरेक्शन मैंने कह दिया इधर है, ठीक, क्षेत्र की डायरेक्शन में। अब यहां कह देते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1 है, E2 का मान E1 से बड़ा है, E2 का मान E1 से बड़ा है। तो सोचिए माइनस क्यू पर एक फोर्स वर्क करेगा, माइनस क्यू पर यहाँ पर जो E है इधर है, और यहाँ पर भी E किधर होगा, E1 होगा। ये E2 है, E2 की डायरेक्शन इधर है, E1 की डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये परिमाण में ये कम है, ये परिमाण में ज्यादा है। आगे चलते हैं हम सब। अब इस पर एक बल कार्य करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में इधर। अब ये देखिए यह थोड़ा ज्यादा है तो परिमाण में इसका मान ज्यादा आएगा, समझिए परिमाण में इसका मान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये हम सबको F2 कह देते हैं, क्या कह देते हैं, F2। अब ये मिल जाएगा माइनस Q E2 मिलेगा, माइनस Q E2 मिलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन पर फोर्स किधर वर्क करता है, फोर्स किधर वर्क करता है, छेद की दिशा में। तो इधर फोर्स वर्क करेगा इधर, इसे हम सब क्या कर देते हैं, F1। वेक्टर F1 कितना हो जाएगा, QE1 मिलेगा, क्या मिलेगा, QE1। अब यहाँ हम सब जानते हैं जब प्रतिसमांतर हो तो E2 का मान मैंने कहा है बड़ा है, E2 का मान बड़ा है। जब E2 का मान बड़ा है तो हम सबको मिल जाएगा, इसका मान ज्यादा मिल जाएगा, इसका मान ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम सब जान रहे हैं E2 इज ग्रेटर देन E1 है, ठीक, E2 इज ग्रेटर देन, परिमाण में ये ज्यादा है। अब होगा क्या, जो F2 मिला है हम सबको, क्या मिला है, F2 कितना है, माइनस QE मिला है, QE2 मिला है, और F1 जो मिला है वह क्या मिला है, QE1 मिला है। अब इस द्विध्रुव पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम सब, नेट बल निकाल रहे, द्विध्रुव पर नेट बल कितना होगा, नेट बल का मतलब परिणामी बल, नेट बल का मतलब क्या है, परिणामी बल। तो परिणामी बल क्या होगा, तो देखते हैं हम सब इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो हम सब ये देखते हैं, उस पर हम सब नेट फोर्स F मान लेते हैं, इसे हम सब F डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F डैश, ठीक, F डैश मानते हैं। तो F डैश क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी फोर्स चाहे तो आप सब डैश डैश मान लें, क्योंकि ये फोर्स क्या हो, उससे डिफरेंट, वो फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा था, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। देखिए ये वाला F2 फोर्स किधर लग रहा है, यहाँ डैश डैश आप कर लीजिए, क्योंकि ये वाला वो वाला फोर्स इधर लग रहा था F2, यहाँ F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F2 डैश कह देते हैं। आगे आइए, तो F डैश होगा, इस पर नेट फोर्स लग जाएगा, हम सब कहें कितना मिलेगा, तो F1 डैश प्लस F2 डैश के योग के बराबर होगा। अब F1 डैश कितना है,
ये मिलेगा हम सबको QE1 और यह मिल जाएगा माइनस QE2। तो इस पर परिणामी बल मिल गया, परिणामी बल अर्थात नेट बल मिल गया। तो किस डायरेक्शन में, यहाँ हम सब ने देखा है E1 इज ग्रेटर देन क्या है, E1 का मान लेस देन E2 है, या E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E1। E2 का मान क्या होगा, बड़ा है, अर्थात ये क्या है परिणामी, इसमें जो है परिमाण में ये ज्यादा है वो कम है, तो हम सब कहेंगे यह ज्यादा है यह कम है, तो एफ डैश क्या मिल जाएगा, ये निगेटिव में आएगी। नेगेटिव क्या दर्शा रहा है, निगेटिव क्या दर्शा रहा है, नेट फोर्स इस क्षेत्र के अपोजिट में काम करेगा। इसका मतलब जिधर क्षेत्र कम होगा, जिधर क्षेत्र कम होगा इधर की डायरेक्शन में कम होता जाएगा, उधर ही नेट फोर्स वर्क करेगा। अर्थात हम सब इससे क्या बोल सकते हैं, अर्थात द्विध्रुव पर नेट बल वैद्युत क्षेत्र के किधर होगा, जिधर कम होता जाएगा। उसमें तो क्या हो रहा था, वृद्धि, जिधर वृद्धि हो रहा था जो है क्षेत्र उधर की ओर काम कर रहा था, इधर जिसमें वैद्युत क्षेत्र में कमी आएगी उसकी ओर काम करेगा। द्विध्रुव पर नेट बल बाह्य क्षेत्र के ह्रास की ओर कार्य करेगा। तो ये हम सबका हो गया। जब क्या हो, P और E प्रति समांतर हो तब उसके लिए ये हम सबका क्या मिलेगा, नेट फोर्स वर्क करेगा। आगे चलते हैं, जब हम सब ये कह दें P और E के बीच में कुछ एंगल आ जाए, तीसरा केसेस हम सब कह देते हैं P और E के बीच में कुछ एंगल आ जाए, तब क्या होगा, जब कुछ कोण हो तब क्या होगा, तो उस अवस्था में नेट बल तो काम करेगा ही, प्लस साथ में एक बलयुग्म का आघूर्ण भी वर्क करना स्टार्ट कर देगा उस पर। इस पर बलाघूर्ण क्या कर रहा था, शून्य। क्यों शून्य कर रहा था, E और P या तो समांतर थे या तो प्रति समांतर। इसका मतलब उनके बीच में एंगल या तो 0 था या 180 था। जब 0 था तो हम सब पढ़े थे पीछे वाले में, टॉर्क क्या पढ़े थे, टॉर्क पढ़े थे P E साइन थीटा पढ़े थे। क्या पढ़े थे, P E साइन थीटा एंड क्या। हम सब कह रहे हैं जब यह दोनों के बीच में एंगल 0 हो, थीटा का मान 0 हो तो टॉर्क 0 लगता है। टॉर्क क्या लगता है, 0 लगता है। जब यही थीटा का मान 180 अंश हो तब भी टॉर्क कितना लगता है, 0 लगता है। इसका मतलब टॉर्क क्या मिलेगा, 0। यही दोनों केसेस अभी तक मिला, दोनों में मिला। अर्थात हम सब ने कह दिया उस द्विध्रुव पर अभी तक कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा था, कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा था। ये क्या था, 0 था, टॉर्क जो है 0 था। अब यहाँ हम सब कहते हैं क्योंकि वो या तो समांतर था या तो प्रति समांतर था। कौन कौन, P व E के बीच में एंगल या तो 0 था या तो क्या था, 180 था। अब यहाँ हम सब बात करें कि असमान
बाह्य क्षेत्र हो और द्विध्रुव तथा व्याद्युत क्षेत्र के बीच में एक एंगल बन जाए, एक क्या बन जाए, कोण बन जाए। अब यहां क्षेत्र की डायरेक्शन मैंने कह दिया इधर है। अब एक पॉइंट मैं यहां मान लेता हूं, एक पॉइंट इधर मान लेता हूं। क्योंकि ये अलग अलग, इसको E2 कह देता हूं, इसको E1 कह देता हूं, इसे क्या कह देता हूं, E1। एक द्विध्रुव इस प्रकार से रख दिया जाए, एक द्विध्रुव ऐसे रख दिया जाए, यहां कह दें -q है, यहां कह दें +q है, तो P की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, वेक्टर P की डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो जाएगी। और इधर क्षेत्र की डायरेक्शन, इधर क्या है, क्षेत्र की डायरेक्शन, इधर यहाँ जो है क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन है। अब यहाँ क्षेत्र की डायरेक्शन हम सब कह दें, इसके बीच में एंगल कितना मिल जाए, 0, इसके बीच में एंगल थीटा मिल जाए, इसके बीच में एंगल कितना मिल जाए, थीटा मिल जाए। जब थीटा मिल जाए तो यहाँ पर हम सब कह दें इन दोनों का क्षेत्र कितना मिले, ई मिले, इन दोनों का क्षेत्र कितना मिल जाए, ई मिले। तो हम सबको देखिए, इस पर पहले हम सब नेट फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नेट फोर्स किधर वर्क करेगा, इसकी दिशा में वर्क करेगा, क्षेत्र की दिशा में वर्क करेगा, क्योंकि इसका मान कुछ ज्यादा होगा, ये QE2 होगा और इसका मान कम होगा, इसका मान कम होगा। तो हम सब कहेंगे यह मिलेगा -QE1 मिलेगा, इसका मान कम होगा, क्योंकि ये क्षेत्र इधर ज्यादा माने, हम सब यहाँ माने हैं ऑलरेडी E1 इज लेस देन E2, अर्थात E2 का मान E1 से बड़ा है, E2 का मान E1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम सबको मिलेगा इन दोनों का योग 0 नहीं होगा, नेट फोर्स नहीं का, नेट फोर्स वर्क करेगा इसमें, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ये किधर भागेगा, इधर, पूरा का पूरा डाइपोल इधर जाएगा, ठीक, किधर जाएगा, इसकी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, बढ़ते हुए क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि हम सब कहें E2 का मान बड़ा है, E2 का मान बड़ा, तो बढ़ते हुए क्षेत्र की दिशा में जाएगा। अब यही डाइपोल कैसा होता, ऐसा रख दिया जाता, कैसे रख दिया जाता, इस डायरेक्शन में रख दिया जाता, ऐसे, यहाँ होता -q, यहाँ होता +q, तो होगा क्या, तो इस पर क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगता, ये देखिए इस पर जो है फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में लगता, तो ये होगा +QE1 हो जाएगा, +QE1 हो जाएगा। अब इधर फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये हो जाएगा QE2 हो जाएगा, -QE2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान ज्यादा है, तो नेट फोर्स इसके घटते वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, घटते वैद्युत, इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है, इसका मतलब घटते वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इधर जहां वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा उधर की ओर यह द्विध्रुव भागेगा। आगे बढ़े तो अब सोचिए जरा, ये तो नेट फोर्स की बात हो गई, ये किसी बात हो गई, नेट फोर्स की बात हो गई। अब यही हम सब कह दें, यही हम सब ये कह दें कि इस पर टार्क भी लगेगा क्या, तो देखिए एक इधर बल काम कर रहा है, एक इधर बल काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, घूमना स्टार्ट करेगा, अक्ष की इसके क्षेत्र की दिशा में ऐसे प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों बल हैं, अलग अलग हैं,
ये ज्यादा ये कम है, तो हम सब कहेंगे इसका अक्ष थोड़ा ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका जो है घूर्णन अक्ष हल्का सा विक्षेपित होकर के उसकी ओर चला जाएगा इधर, जिससे ये बैलेंस हो जाए। जिससे क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। इसका जो घूर्णन अक्ष मिलेगा इसकी दिशा में हो जाएगा, ऐसे। इसी के परितः घूम करके इसको क्या बनाएगा? क्षेत्र था P को संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। इस पर एक टार्क लगेगा। क्या लगेगा? टार्क। ऐसे देखिए, ये टार्क क्या करेगा? इसको इस दिशा में ले आने का प्रयत्न करेगा। किसकी दिशा? इस दिशा, ऐसे। ठीक, इसका मतलब P और E की दिशा, P और E की दिशा। देखिए इधर P की दिशा, E की दिशा इधर, तो दोनों के बीच में इसे घुमाएंगे तो टार्क ऐसे लगेगा अंदर की ओर। इसमें टार्क कहाँ मिल जाएगा? अंदर की ओर काम करेगा। टार्क जो काम करेगा, टाउ जो काम करेगा, वह किधर हो जाएगा? वो अंदर की ओर काम करेगा, अंदर की ओर। इस पॉइंट आगे चलते हैं। इसमें भी एक टार्क लगेगा। इधर इसमें P कैप की दिशा किधर है? वेक्टर P की दिशा इधर है, वेक्टर P की दिशा इस डायरेक्शन में, और क्षेत्र किधर है? यहां मिल जाएगा। ये ज्यादा है, तो इसका अक्ष जो होगा, घूर्णन अक्ष, जहां से घूमना स्टार्ट करेगा, वो किधर होगा? ये ज्यादा वाले की ओर, इधर इधर घूर्णन अक्ष। इसी के परितः यह घूमेगा, इसी के परितः यह घूमना स्टार्ट। ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। देखिए ऐसे घूमेगा। दोनों के बीच में एंगल बता रहा है। कितना एंगल बता रहा है? देखिए यहां से लेकर के यहां तक बताएगा। यहां एंगल थीटा माने थे, तो यहां भी एंगल हम सब थीटा ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा थीटा रहेगा। अब हम सब कहेंगे यह P की दिशा हो गई, ये E की दिशा है। यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा एंगल रहे, यहां से लेकर के यहां तक पूरा इसका क्या रहेगा? एंगल रहे, यहां से लेकर के यहां। इसी को हम सब थीटा कर देंगे। अब ये क्या करेगा? ऐसे दिशा में, ऐसे दिशा में इसको क्या करेगा? ऐसे दिशा में ले आने का प्रयत्न करेगा, ऐसे। इसका मतलब जो टार्क इस पर लगेगा, जो टार्क लगेगा वो क्या होगा? जो टार्क लगेगा कैसा लगेगा? इसकी दिशा, इसको ऐसे ले आएगा। इसका मतलब बाहर वर्क करेगा। तो ये क्या था? जब हम सब ने ये देखा थर्ड, जब वैद्युत क्षेत्र अर्थात P, वैद्युत क्षेत्र नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण व E परस्पर कुछ कोण पर हों, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? एक तो नेट फोर्स लगेगा ही। क्या लगेगा? नेट फोर्स लगेगा। इसमें नेट बल भी लगेगा, नेट बल कार्य करेगा, तथा क्या कार्य करेगा? एक टार्क भी कार्य करेगा। एक बल आघूर्ण भी कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक, जब 90 अंश से कम होगा तो बलाघूर्ण किधर मिलेगा? थीटा का मान 90 अंश से कम होगा तो टॉर्क जो है किधर लग जाएगा? इसमें अंदर की ओर दिखाएगा टॉर्क। जब 90 अंश से ज्यादा होगा, एंगल P और E के बीच में 90 अंश से ज्यादा होगा, तो जो टॉर्क लगेगा वो कहाँ लग जाएगा? इसमें बाहर की ओर प्रदर्शित करे। इसका विस्तृत अध्ययन हम सब उच्च कक्षाओं में करते हैं। आशा करते हैं कि असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की क्या स्थिति है, कैसे व्यवहार करता है, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है? जब भी ये ऐसा रखेगा, कुछ एंगल पर रखा जाएगा, तो होगा क्या?
तो ये इसकी दिशा में तो भागेगा ही, लेकिन कैसे, रोटेट करते हुए जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा फिर जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा, प्रत्यानयन बल भी काम करेगा उसकी दिशा में। जब संरेखित हो जाएगा तो सीधे ऐसे आता है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे घूम करके आगे बढ़ता जाएगा। बच्चों आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की कैसे ये वर्क करता है। अब देखिए इसके कुछ निजी लाइफ में कुछ एग्जाम्पल भी आप सब देख सकते हैं। जब भी हम सब कंघे को क्या करते हैं, अपने बालों में रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो होता क्या है, कागज के टुकड़े को हम सब ये कह देते हैं ये पॉजिटिव आवेशित है। तो हम सब कहेंगे क्या है, इसमें कागज के टुकड़े पर कुछ क्षण के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अपने आप ये जनरेट कर लेगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो होगा क्या, इससे एक क्षेत्र निकलेगा, इससे एक क्षेत्र होगा। अब इधर क्षेत्र हम सब कहेंगे E2 मान लेते हैं, इधर क्षेत्र E1 मान लेते हैं। अब क्षेत्र E1 E2 है तो होगा क्या, इस पर एक फोर्स वर्क करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। अब इस पर एक फोर्स वर्क करेगा तो हम सब कहें नेट फोर्स क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ये आवेश कुछ भी मान लीजिए आप, चाहे तो Q मान लीजिए, यहाँ Q भी मान लीजिए, पॉजिटिव में रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा, ये क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ मिल जाएगा -QE लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, QE पॉजिटिव में लगेगा। तो देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसकी दिशा में वर्क करेगा। अर्थात ये जो भी कोई वस्तु है तो ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इसकी दिशा में लग करके ये बाहर भाग जाएगा, इससे दूर भाग जाएगा। देखिए ये नेट फोर्स किधर लग जाएगा, नेट बल जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लग करके इसको दूर ले जाएगा। अब यहाँ सोचिए जरा, एक हम सब एक और ऐसा कंघा ले लें जो क्या हो, ऋणावेशित हो, तो मैक्सिमम कंघे जो होते हैं ऋणावेशित ही हो जाते हैं। जो कंघे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। अब यह कंघा जो है ऋणावेशित होने की वजह से जो पास में कोई भी मैं कागज का टुकड़ा रखूं, पास में कोई भी कागज का टुकड़ा ले आता हूं इसके या इसी के पास में, तो इसी कारण ये प्रेरित हो जाएगा, प्रेरित होकर इस तरफ क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा, धन आवेश जनरेट हो जाएगा, इस तरफ ऋण आवेशित जनरेट हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इधर क्षेत्र अलग रहेगा, इधर क्षेत्र अलग रहेगा, इधर क्षेत्र अलग रहेगा, क्योंकि ये पास है तो इस पर क्षेत्र ये ज्यादा होगा क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इस पर फोर्स वर्क करेगा, इस पर फोर्स, इस आवेश को मैं प्लस क्यू का देता हूँ, इस आवेश को माइनस क्यू का देता हूँ, क्योंकि दोनों पर समान चार्ज आएगा। तो यहाँ पर फोर्स वर्क करेगा QE, इधर QE2 किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ये ज्यादा होगा। अब इधर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये मिलेगा -QE1, तो होगा क्या, ये ज्यादा होगा, तो इसकी दिशा में ये फोर्स वर्क करेगा, ये नेट बल मिलेगा, ये नेट बल मिला हम सबको, कितना मिला, कुछ मात्रा में, ये इस दिशा में वर्क करेगा, इस दिशा में वर्क करेगा, इसकी दिशा, जिससे ये आकर्षित हो जाता है। मैक्सिमम कंघे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जब भी हम सब बालों में रगड़ते हैं तो रगड़ते हैं क्या मिल जाता है, और नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेट फोर्स किधर वर्क करेगा, इन्हीं की दिशा में, जिससे आकर्षित हो जाते हैं। कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ ऐसे मिले जो कंघे क्या कर दें, धन आवेशित कर देंगे, तब यह क्या हो जाएगा, यही कागज का टुकड़ा दूर भागना स्टार्ट कर देगा। परंतु बालों में रगड़ने पर कंघे क्या हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं, कंघे ऋण आवेशित हो जाते हैं, तो बाल को भी ऐसे रगड़ेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, बाल ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, जिस पर इसके इधर साइड में धनावेश रहेंगे, अंदर साइड में ऋणावेश का काम करेगा। अब ये कंघा ऋणावेशित
कंघा क्या, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो इस पर गया है कंघे पर, कंघा क्या है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित होने की वजह से जैसे इसके पास लाते हैं रोए को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स इसका किस दिशा में वर्क करता है, उस कंघे की ओर वर्क करता है। तो ये निजी अपने जो है दैनिक जीवन में हम सब इसको देखते हैं, कभी टी शर्ट उतारते हैं तब भी देखते हैं, गर्मी के मौसम में, या गर्मी क्या जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है उसमें, क्योंकि जैसे पसीना हुआ रहता है तो वो चालक का काम करता है, जैसे जल्दी से वो न्यूट्रल कर देता है, उसको आवेश को न्यूट्रल कर देता है। जबकि ठंडी में ऐसा नहीं होता, ठंडी में होता है क्या, पसीना नहीं होता तो वो चालक का काम नहीं करता, जल्दी से उसको न्यूट्रल नहीं करता, आवेश को दूसरे स्थान पर जल्दी भेज नहीं पाता, तो सूखे बने रहते हैं। जिससे होता क्या है, वो कुछ क्षण के लिए वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे क्या मिलता है, उसकी ओर आकर्षित हो या होते हैं, चट चट की आवाज आती है, वो डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, अब उसकी ओर भी आकर्षित होते रहते हैं। जब हम सब टी शर्ट या अपना जो है कुछ भी उतारते हैं, ऊनी वस्त्र उतारते हैं, ये कह सकते हैं, ऊनी वस्त्र जैसे उतारते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो उसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। ज़्यादातर ऊनी वस्त्रों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि वो किससे बने होते हैं, रेशम के कुछ बने होते हैं, कुछ ऊनी वस्त्रों के बने होते हैं, उसी की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं, घर्षण की वजह से वो आवेशित हो जाते हैं। वो समझ गए हैं? आशा करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक के लिए हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।